हेलो एवरीवन, यू आर वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल लव स्टोरी टेलर। और थैंक यू सो मच गाइस मेरे लाइव सेशन को इतना लाइवली बनाने के लिए, इतना अच्छा बनाने के लिए। और हमारे बीच इतनी हेल्दी कन्वर्सेशन हुई थी, लगभग वो 1 से 1.5 घंटा हम लोगों का जो लाइव सेशन था वो चला था और वो लिटरली बहुत अच्छा था। और थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने के लिए। और गाइस आज शाम 6:30 बजे, 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच में मैं ऑनलाइन आऊँगी और मोस्ट प्रोबेबली मैं 6:30 बजे ऑनलाइन आऊँगी। और जिस को लाइव सेशन में मुझे ज्वाइन करना है वो मुझे ज्वाइन कर सकता है। और थैंक यू सो मच अपना इतना प्यार देने के लिए। और जिन्होंने मुझे तब ज्वाइन नहीं किया था वो आज ज्वाइन कर सकते हैं। यूज़र नेम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप जैसे ही उस यूज़र नेम से मुझे सर्च करेंगे, सबसे पहले मेरी आईडी खुली होगी। लोगो पिंक कलर का है जिसमें वाइट कलर से BL स्टोरी टेलर लिखा है। मेरे चैनल का नाम भी आपको BL स्टोरी टेलर /लव स्टोरी टेलर मिल जाएगा गाइस। तो देखते हैं क्या होगा, हम मिलते हैं शाम को। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं, आवर साइलेंट लव को। जो वांगजी था ना, वो और विभूषण अपना हनीमून बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं, उसे पूरा एंजॉय करते हैं। उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा था एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना। लैन शिचन जंगछा भी एक दूसरे के प्यार में जैसे खो ही गए थे। और जियांग यानली जिनजुशन वो भी अपना टाइम बहुत अच्छे से बिताते हैं। ऐसे ही वो लोग अपने हनीमून को काफ़ी एंजॉय करते हैं, बहुत तरीके का खाना खाते हैं, सी साइड जाते हैं, स्नॉर्कलिंग करते हैं। वो लोग सी डाइविंग करते हैं, अंदर जाते हैं पानी के अंदर, बहुत सारे तरह तरह के जीवों से मिलते हैं, तरह तरह की मछलियों को देखते हैं। पानी के अंदर जाने के बाद वो देखते हैं कि किस तरह से कछुए पानी में तैर रहे थे, किस तरह से एक जो फ़िश होती हैं वो पानी में तैरती हैं, किस तरह से छोटी छोटी फ़िश जो है वो एक झुंड बना के आपस में वहाँ पर तैरा करती थी। और दूसरी बड़ी बड़ी फ़िश भी वो झुंड में नहीं आती थी, लेकिन वो एक साथ उन छोटी छोटी फ़िश को कैसे भगा दिया करती थी। जेली फ़िश और पानी में चमकने वाली फ़िश को भी जब वो पानी के अंदर होते हैं तब देखते हैं। वो पानी के अंदर सी वॉक भी करते हैं और काफ़ी इन्जॉय करते हैं अपने हनीमून को। उन्होंने विंग ने ये सारी चीज़ें कभी भी गुसू में रहते हुए इन्जॉय नहीं की थी और ना ही लवांगची ने की थी। उसे बहुत अच्छा लगता है सी वॉक करना पानी के अंदर और स्नॉर्कलिंग करना और बहुत सारी चीज़ें करना। और वो लोग अपनी पूरी चीज़ों को बहुत इन्जॉय करते हैं। वो पैराशूट से पैराग्लाइडिंग भी करते हैं, उन्हें बड़ा मज़ा आता है वहाँ पर जाकर ये सब करना और हवा में उड़ना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। उन्होंने कभी नहीं सोचा था वो ये सारी चीज़ें ट्राई कर पाएंगे, बट लिटरली वहाँ पे बहुत मज़ा आता है। वो सारे के सारे सेल्फ़ी कैमरा से अपनी अपनी वीडियोस बनाते हैं। और जैसे कि आपको पता है आईफोन जो है वो वाटरप्रूफ होता है, तो वो पानी के अंदर आईफोन से भी बहुत सारी वीडियोस को शूट करते हैं ताकि उनकी जो यादें हैं वो उनके साथ बरकरार रहे। क्योंकि हम मोस्टली आज से पहले जब तक सोशल मीडिया नहीं था, लोग बाग अपनी यादों को ताज़ा रखने के लिए ही वीडियोस बनाया करते थे या फ़ोटोज़ लिया करते थे। बट अब तो सोशल मीडिया पे लोग बाग सिर्फ दिखावे के लिए चीज़ें डालते हैं, पर पहले चीज़ें जेन्युइनली यादों को पिरोने के लिए, संजोने के लिए हुआ करती थी। और वो सारी की सारी चीज़ें करते हैं। विभूषण भी हर चीज़ को अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे शेयर करता है ताकि वो अपने अंकल जियांग फेमिया यानी कि उसके अडॉप्टिव फादर और लेंचरन जो कि अब उसके एक तरह से अंकल एंड लॉ बन चुके हैं, उनके साथ सब चीज़ें शेयर करता है। मैडम यू भी चीज़ों को देखती हैं और बहुत इन्जॉय करती है। वहाँ पर वेनिंग और नीहो सिंह भी उसकी फेसबुक और इंस्टाग्राम पे सारी अपडेट्स को देख देख के जेलस फील कर रहे थे कि ये लोग कितना इन्जॉय कर रहे हैं। इन्होंने अपने हनीमून पीरियड को बिल्कुल ऐसे इन्जॉय किया था जैसे एक न्यूली वेड कपल ही नहीं बल्कि एक फैमिली, या फिर कहते हैं ना एक फ्रेंड्स जब ट्रिप पे जाते हैं तो वो हर तरीके का खाना, मस्ती, मजाक करते हैं। यहाँ तक कि ये सारे मिलके जंगछा पर प्रैंक भी किया करते थे, जैसे कि सारे दोस्त किया भी करते हैं। ये लोग जंगछा जब नहा रहा होता था तो उसे बाहर से कुंडी लगाकर आपस में सारे के सारे जान के भाग जाते थे क्योंकि इन्हें जंगछा को छेड़ना बहुत पसंद था। फिर बेचारे लैन शिचन बीच में फंस जाया करते थे और वो अपने प्यारे ओमेगा को वॉशरूम में से हल्लो करके बाहर निकालते थे। और जंगछा और शिचन की बहुत लड़ाई हो जाती थी क्योंकि ये सारे प्रैंक तो विभूषण के होते थे, लेकिन जंगछा जो है वो शिचन पे अपना गुस्सा निकाल दिया करता था। जिस तरह की हम अपने किसी एक दोस्त को टारगेट करते हैं ना जब हम एक ग्रुप में होते हैं, जिन लोगों ने ग्रुप में दोस्तियों को एंजॉय किया है वो समझ सकते होंगे।
बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर हर बार जो टारगेट होता था वो या तो जिन जिशन होता था या फिर जंगजा होता था, क्योंकि लवांगजी कभी भी वी वुशियान को टारगेट बने नहीं देगा और वी वुशियान लवांगजी पे टारगेट करने का सोच भी नहीं सकता, क्योंकि लवांगजी इतना कोल्ड ब्लडेड है, कौन उसके साथ पंगा लेना चाहेगा। इसलिए लवांगजी का ऑरा देख के सारे तो डरते थे उस पर प्रैंक करने से। यहाँ पर ये अपने हनीमून को काफ़ी अच्छे तरीके से मनाते हैं। लवांग जी का अभी वो क्लाउड रेसेस वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा अटका हुआ था, कंप्लीट नहीं हुआ था, इसलिए उस जो प्रोजेक्ट था उसके लिए 2 महीने का काम अभी इसका पेंडिंग था। तो लवांग जी जो है वो पूरी कोशिश करता है कि वो क्लाउड रेसेस वाला जो आइलैंड पे इन्होंने नॉर्दर्न और सदर्न साइड जो प्रिपेयर करवानी थी उसका काम जल्द से जल्द हो जाए। वी वुशियान काफ़ी इन्जॉय करता है चीज़ों को, और इनका हनीमून पीरियड जब ख़त्म होता है तो ये लोग घर जाते हैं। और जैसे ही जब नए नए हनीमून से बच्चे घर आते हैं तो ये माँ बाप को, सास ससुर को बहुत सारी मतलब खुशी होती है उन लोगों के आने की। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग एक फैमिली डिनर को अरेंज करते हैं, जो कि फैमिली डिनर लेंस चाहते तो थे उनके घर में अरेंज हो, लेकिन जियांग्स कहते हैं कि वो यानली और जिनजुशन को भी बुलाना चाहते हैं, इसलिए जियांग्स के घर में एक प्यारा सा फैमिली डिनर अरेंज होता है। वो लोग वहाँ खाते हैं। तभी जियांग फेमिया कहता है कि उन्हें बहुत ही जल्द वेन सेक्ट के एक पार्टी में जाना होगा। उनका एक बहुत बड़ा क्लाइंट है वेन रोहान, जिसने एक पार्टी को ऑर्गेनाइज़ किया है, और उस पार्टी में उन्हें अपने बच्चों के साथ जाना है और अपने होने वाले सन इन लॉज के साथ भी। और ये सुनने के बाद सारे के सारे थोड़ा मुंह बनाते हैं, क्योंकि अभी अभी वो थके थके आए थे, लेकिन फिर भी जियांग फेमिया के ज़ोर देने पे सारे के सारे रेडी हो जाते हैं उस पार्टी में जाने के लिए। 2 दिन बाद वो पार्टी रखी गई थी। 2 दिन में ये सारे के सारे अपनी थकान निकालते हैं, क्योंकि घूम घूम के ये लोग भी टैंड हो चुके थे। क्योंकि जब हम किसी सी साइड जाते हैं तो हम वहाँ की जो रोशनी होती है ना वो बहुत तेज़ होती है, और जब हम नमकीन पानी से निकलकर, नमकीन पानी हमारी स्किन को छीलता है, और वहाँ से निकलकर जब हम बाहर आते हैं तो अक्सर हमारी बॉडी बहुत बुरी तरह से टैंड हो जाती है। और वी वुशियान भी टैंड हो गया था, और वो बार बार लंजा को कहा करता था, अगर मैं सांवला हो गया, टैंड हो गया, तो क्या तुम मुझे प्यार नहीं करोगे। तो लवांग जी कहता है, मुझे तुम्हारे स्किन कलर से कोई लेना देना नहीं है। और वाकई में गाइस, स्किन कलर सिर्फ बाहरी सुंदरता को दिखाता है, लेकिन आप अंदर से क्या है वो आपकी शख्सियत बता देती है। किस तरह के इंसान है वो आपका नेचर बता देता है, और इंसान को इंसान के नेचर से प्यार करना चाहिए रेदर देन कलर टोन या किस तरह का उसका अपीयरेंस है उससे ज़्यादा। और इसी तरह से लवांगजी भी अपनी प्यारी सी लिटिल सी वाइफ को खजल करके रखता है। वी वुशियान जो है वहाँ से आने के बाद मल मल के अपने ऊपर सेफ्रामाइसिन लगाता है ताकि उसकी स्किन जल्दी से हील हो सके। लवांगजी जो है वो वी वुशियान को इस तरह से अपने स्किन को टैंड होते हुए और इतना ज़्यादा कॉन्शियस होते हुए देख के काफ़ी हंसा करता था, क्योंकि वो कहता था, वीइंग सब ठीक हो जाएगा, लगभग महीना लगता है, आपकी टैंड स्किन जल्दी ठीक हो जाएगी। लेकिन वीइंग तो ऐसा सोचता था कि अगर वो पार्टी में जा रहा है तो उसे बिल्कुल परफेक्ट दिखना है, क्योंकि शादी के बाद वो पहली पार्टी थी जिसे वो अटेंड करने जा रहा था। अब कुदरती ऐसा कुछ हुआ था कि वीइंग और लवांगजी पे हमले भी रुक गए थे। 2 दिन बाद वीइंग और वांगजी तैयार हो रहे होते हैं जियांग्स के घर में। सबके पास अपने अपने रूम थे, बच्चे अपने ही रूम में अपने अपने अल्फाज को ले चुके थे, और वो सारे के सारे नहा धोकर तैयार हो रहे थे, उन्हें पार्टी में जाना था। यहाँ पर वेन रोहान ने सबको इनवाइट किया हुआ था। जैसे ही वीइंग अपनी अपनी गाड़ी में, जैसे जो लवांगजी की गाड़ी थी उसमें आगे जो थे वो लवांगजी और वीइंग बैठे हुए थे, पीछे लेंशिचन और जंगछा बैठे हुए थे। जियांग यानली की अपनी गाड़ी थी, और जो मैडम यू और जियांग फेमिया थे वो जियांग यानली और जिन जुशन की गाड़ी में बैठे हुए थे, और वो आराम से 2 गाड़ियाँ पूरी की पूरी वेन रोहान के यहाँ पहुँचती हैं। वेन रोहान की पार्टी में वेन रोहान उन सबको ग्रीट करता है। जैसे ही वो वहाँ पर सबको देखते हैं, सबके चेहरे पे खुशी आ जाती है। वेन रोहान बड़े ही प्यार से गले लगाता है, किसी और को नहीं बल्कि जियांग फेमिया को, और मैडम यू को भी काफ़ी प्रेज़ करता है। अरे यू, तुम तो बहुत यंग लग रही हो। यू कहती है, रोहान प्लीज़
तुम मेरे हस्बैंड के सामने ऐसी बातें मत किया करो, उन्हें तो मैं पहले भी नहीं अच्छी लगती थी। तो रोहान कहता है नहीं नहीं, तुम बहुत अच्छी लग रही हो, और वैसे भी फेंग मियाँ, तुम यू का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे हो। देखो ना, ये अपनी उम्र से अक्सर 10 साल कम ही लगती है, और तुम्हें देखो, तुम बुढ़े पे बुढ़े हो जा रहे हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए। तभी वहाँ पर प्यार से आकर जियांग यानली कहती है अंकल रोहान, मेरे फादर कभी बुढ़े नहीं हैं, मेरे फादर बहुत क्यूट है, और मेरे फादर अभी 100 साल तक बिल्कुल भी बूढ़े नहीं लगने वाले, बल्कि उनसे ज़्यादा जवान। तो मुझे इस पूरी पार्टी में कोई दिख ही नहीं रहा। एज़ यूजुअल, जैसे कि लड़कियों को अपने पिता से बहुत प्यार होता है, जियांग यानली भी सामने आकर अपने पिता का साइड लेती है। उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। वहाँ पर एक ऐसी निगाह थी जिसे वेन रोहान जब सबसे इंट्रोड्यूस कराता है तो उस इंसान की निगाहें सिर्फ विंग को ही देखे जा रही थी। वो और का नहीं बल्कि वेन चाओ था। वेन चाओ वहाँ पर पूरे टाइम सबसे इंट्रोडक्शन के टाइम पे विंग को ही देखे जा रहा था, और विंग को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है। विंग डर के मारे लंजा का हाथ पकड़ लेता है, और लंजा भी जब वेन चाओ को नॉन स्टॉप विंग को स्टेयर करते हुए देखता है तो वो भी वेन चाओ को घूर के देखता है, जिसकी वजह से वेन चाओ को अपनी नज़रें हटानी पड़ती हैं। विंग जो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था वेन चाओ की निगाहों से, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसे उसे घूर के क्यों देख रहा है। वहाँ वेंशु भी आता है जो अपनी वाइफ के साथ था और काफ़ी खुश लग रहा था। वो ग्रीट करता है अंकल फेंग मियाँ, आप आओ, आप ही का इंतज़ार था। फादर ने आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं, और फादर अक्सर आपको याद करते रहते हैं। यहाँ पर स्पेशली जियांग्स को अब पार्टी में वेलकम करने के लिए वेन रोहान वहाँ आया था। वेन रोहान फिर उन्हें खुद फेंग मियाँ और मैडम यू को अपने साथ अंदर लेके जाता है। सारे के सारे पहले एक ग्रुप फोटोग्राफ खिंचवाते हैं, और जैसे ही वो अंदर जाते हैं, विंग अंदर जाके जब बैठता है तब वेन रोहान वहाँ पे बहुत सारी अनाउंसमेंट्स करता है, और वो बताता है किस तरह से वो और जियांग्स अब पार्टनरशिप में बहुत बड़ा एक पार्टनरशिप की डील को साइन करने जा रहे हैं, जो कि इनकी म्यूचुअल साइनिंग मतलब एक पार्टनरशिप होगी जिसमें ये बहुत सारा अपने कारोबार को आगे बढ़ाएंगे और फॉरेन्स में भी जाकर उस कारोबार का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस संभालेंगे, जिसे देखने के बाद जियांग फेंग मियाँ काफ़ी खुश था और वेन रोहान भी। लेकिन तभी वहाँ पर एक ऐसे इंसान की एंट्री होती है जो वेन रोहान को ग्रीट करता है, जिसे देखने के बाद विंग के होश उड़ जाते हैं। ये शख्स जैसे ही आता है और वेन रोहान को ग्रीट करता है, वेन रोहान उसे गले से लगाता है और कहता है फेंग मियाँ, तुम्हें ये याद है, ये मेरा लॉयल पर्सन है, इसने मेरे लिए कितना सारा काम किया है, ये मेरा राइट हैंड है। और जैसे ही विंग उस इंसान को देखता है उसके होश उड़ जाते हैं, और उसे याद आता है कि इस इंसान ने उसके पेरेंट्स को मारा है। वो और कोई नहीं बल्कि वेन जूलियो था जो वहाँ पर आया हुआ था, जिसे देखने के बाद विंग एकदम से उसको चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। ये सारी चीज़ें फटाफट से लंजा नोटिस कर लेता है, और जियांग यानली भी, जंगछा की भी नज़र जाती है, और वो कहते हैं विंग क्या हुआ। विंग की सांसें जैसे थम गई थी, उसका गला भर गया था और उसके मुँह से आवाज़ नहीं निकलती। और वो कहता है, वो फटाफट से यहाँ पर उसकी तरफ उंगली करता है और कहता है ये इंसान। तभी जियांग फेंग मियाँ कहता है क्या हुआ विंग, विंग कुछ तो बोलो, तुम्हें अचानक से क्या हो गया है। विंग अपनी छाती को पकड़ लेता है और एकदम से वहाँ पर नीचे गिर जाता है और कहता है अंकल, इसने ही मेरे माता पिता को मारा है। वो वेन जूलियो की तरफ जैसे ही इशारा करता है, सारे के सारे शॉक्ड हो जाते हैं। वेन जूलियो भी वहाँ घबरा जाता है और कहता है ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे लगता है आपके बेटे को कोई गलत फहमी हुई है। विंग बहुत ज़्यादा गहरी सांस लेता है, और वहाँ पर जैसे ही वो बुरी तरह से अपने घुटनों के बल गिरा था, वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ ऊपर उठता है और कहता है इस इंसान ने मेरे सामने मेरे बाबा और माँ को मार डाला था अंकल, इसने ही मारा था। ये सब सुनने के बाद वहाँ पर होश उड़ जाते हैं। वेन रोहान भी वहाँ पर हक्का बक्का रह जाता है, और कहीं ना कहीं वो डर जाता है। वो एकदम से वेन जूलियो की तरफ देखता है, वेन जूलियो वेन रोहान की तरफ देखता है। एक्चुअल में विंग के पेरेंट्स को जो मरवाने का जो पूरा का पूरा क्रेडिट था, वो सारा प्लान जो था वो वेन रोहान का था, जिसे उसके राइट हैंड ने पूरा का पूरा प्लान को, मर्डर को पूरा का पूरा उसी ने अंजाम दिया था। उसी ने वेन रोहान के कहने पे जो हमारे विंग के पेरेंट्स थे उन्हें मारा था, और वो वेन जूलियो ही था जिसके थ्रू वेन रोहान ने विंग के पेरेंट्स को मरवाया था, क्योंकि विंग के पेरेंट्स जो थे वो जंगछा के
पिता के साथ यानी कि जियांग फेमिया के साथ बहुत अच्छा बिजनेस कर रहे थे और उनकी वजह से कभी भी वेन रोहान को तरक्की नहीं मिलती थी, क्योंकि जो हमारा जियांग फेमिया था वो सबसे ज़्यादा जो ट्रस्ट किया करता था अपनी लाइफ में वो वी चांग से भी करता था, और वी चांग से कभी भी वेन रोहान के साथ उनकी कंपनी की पार्टनरशिप नहीं चाहता था। इसलिए उसे रास्ते से हटाने के लिए वेन रोहान ने ये सारा प्लान बनाया था। लेकिन वेन रोहान को नहीं पता था कि जो वी चांग से का बेटा है वो ये सारी बातें जानता है, और वेन जूलियो को जब वो सबके सामने पॉइंट आउट करता है तो वेन रोहान को समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। वेन जूलियो भी वहाँ से घबरा के जैसे ही भागने लगता है तो उसे फटाफट से लवांगची पकड़ लेता है, और लवांगची उसे धबाधब मुक्के पे मुक्के मारने लगता है। लवांगची उसे इतने ज़्यादा पंच मारता है कि यहाँ पर वेन जूलियो की नाक से खून आने लगते हैं। विंग कहता है अभी की अभी पुलिस बुलाओ, मैं इसे जेल के पीछे देखना चाहता हूँ। यहाँ पर वेन रोहान की भी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी, और वेन चाओ की भी, क्योंकि वेन चाओ वो इंसान था जो विंग और लवांगची को अलग करने के लिए हमले करा रहा था। और यहाँ पर वो हैरान हो जाता है कि उसके फादर के राइट मैन ने विंग के पेरेंट्स को मारा है। उसके मन में अब खौफ आ गया था। लवांगची जो है फ़ोन करके अपने आदमियों को बुलाता है और वेन जूलियो से कहता है तुमने वी चांग से और कांग से सरन को क्यों मारा है, मुझे अभी की अभी बताओ, मुझे सब बताओ। वेन जूलियो यहाँ पर कुछ भी कबूल करने से मना कर देता है और कहता है इस नाम के किसी भी इंसान को मैं नहीं जानता। जियांग फेमिया तभी के तभी उन्हें कुछ याद आता है और वो कहते हैं झूठ बोल रहे हो तुम, मुझे अच्छे से याद है जब मैं तुम्हारी कंपनी को ज्वाइन नहीं करा था उससे पहले वी चांग से के साथ तुम ही डील किया करते थे। मुझे सच सच बताओ, ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम वी चांग से और कांग से सरन को नहीं जानते हो। दैट मीन्स तुम कुछ तो छुपा रहे हो। मुझे सच सच बताओ कि तुम वी चांग से को जानते थे, तुम उससे पर्सनली भी 2-3 बार मिले थे, तो तुमने उसे क्यों मारा। यहाँ पर वेन जूलियो जो कि थोड़ा सा घबरा रहा था, तभी लवांगची जो है वो अपनी जेब से एक ऐसी चीज़ निकालता है जो कि एक ओपनर जैसी थी, और वो फटाफट से उसे वेन जूलियो की उंगलियों में फंसा देता है, और वो उसे ऐसे ज़ोर से खींचता है जिस तरह से वेन जूलियो की उंगलियां ऐसा लग रहा था अभी टूट ही जाएंगी, और वेन जूलियो को इतना दर्द होता है कि वो चीख पड़ता है और वो कहता है ठीक है मैं बताता हूँ, मैं कबूल करता हूँ, मैंने ही इस लड़के के बच्चों को मारा है। वेन रोहान बहुत ज़्यादा डर जाता है और वेन रोहान उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे, और वो तभी के तभी अपने बेटे से कहता है और अपने बेटे के हाथ से एक गन लेता है, और तभी के तभी वो वेन जूलियो को सबके सामने शूट कर देता है। ये देखने के बाद सारे के सारे हक्के बक्के रह जाते हैं कि वेन जूलियो को वेन रोहान ने क्यों शूट कर दिया। तो वेन रोहान कहता है तुम इतने नमक हराम निकलोगे, मुझे पता नहीं था। सच में जियांग फेमिया, इसने तुम्हारे राइट हैंड वी विजयन के माता पिता यानी कि वी चांग से और कांग से सरन को मारा। कितना घटिया था मेरा राइट हैंड, सॉरी, इसलिए मुझे इसे मारना पड़ा। सॉरी यहाँ पर आए सब मेहमान को कि आप लोगों की आज की पार्टी ख़राब हो गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरा राइट हैंड मेरे पीछे से ऐसी हरकतें करते हैं। सच में जियांग फेमिया, प्लीज़ तुम बुरा मत मानना, और अगर इसने सच में वी चांग से और कांग से सरन को मारा तो इसकी मौत तो पक्की ही थी, इसे इसी मौत मरना चाहिए था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बिजनेस पार्टनर को इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाने की। यहाँ पर वेन चाओ का मुंह खुला का खुला रह गया था कि वेन जूलियो को वेन रोहान कैसे मार सकता है। इतनी मुसीबतें आई और वेन जूलियो वेन रोहान के साथ हमेशा खड़ा रहता था, और आज उसी के पिता ने अचानक से यहाँ पर वेन जूलियो को जान से मार दिया। सबके सामने उसके सीने में गोली ताक दी। जिस वेन जूलियो को एक खरोच भी आ जाती थी तो उसके पिता के चेहरे पे इतने ज़्यादा वट पड़ जाते थे। यहाँ पर बहुत हैरान था वेन चाओ कि ऐसा क्या हो गया है कि उसके पिता ने यहाँ पर वेन जूलियो को जान से मार दिया। अब उसके चेहरे पे भी पसीने आने लगे थे। वो विवुजन की तरफ देखता है और वो मन में सोचता है कहीं फादर का हाथ तो नहीं था इसके पेरेंट्स को मरवाने का, और अगर ऐसा है तो मैं फादर से कह के लवांगची को भी मरवा सकता हूँ। अगर विवुजन के पेरेंट्स को फादर मार सकते हैं तो लवांगची को भी ख़त्म कर सकते हैं, और एक बार लवांगची ख़त्म हो गया तो मैं विवुजन से शादी कर लूँगा। और अगर विवुजन मेरी फैमिली में आ गया और उसे बाद में पता भी चल जाता है कि फ़ादर की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हुई तो वो क्या कर लेगा। उसके बाद वो मेरा ओमेगा होगा
और उसके बाद मैं उसके साथ जो करना चाहूँ वो मेरे अंडर रहेगा और मैं उसे कभी यहाँ से बाहर जाने नहीं दूँगा। इसी ख्याल के साथ वेन चाओ मुस्कुराता है और डेविड वाली स्माइल करके कहता है, अंकल फेंग मियाँ, आपको टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं। वी वुशियान, तुम भी टेंशन मत लो। फादर ने जो किया बिल्कुल ठीक किया। फादर ने तुम्हारे फादर की मौत का बदला ले लिया। अगर हमारे यहाँ से कोई हमारे लोगों को धोखा देता है तो उसका अंजाम सिर्फ मौत होता है। और मुझे खुशी है कि फ़ादर ने तुम्हारे फादर के साथ जस्टिस किया है और मैं तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ वेंजुलियो ने जो भी किया उस बात के लिए। विभूजन कहता है, उसकी करनी को कोई वापस नहीं ला सकता। उसने मेरे पेरेंट्स को मारा था और देखो आज मौत का बदला मौत हुआ। उसे भी ऐसी मौत मिली। उसने मेरे सामने मेरे माता पिता को मार दिया था। वेन चाओ तभी उसके करीब आता है और उसके कंधे को रब करते हुए कहता है, डोंट वरी, हम हैं। अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा तो मैं तुम्हारा ख्याल रखूँगा। मैं तुम्हारे पास किसी ऐसे इंसान को नहीं आने दूंगा जो तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तभी वांगची उसके हाथ को हटाते हुए कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैं विंग का हस्बैंड हूँ, उसका अल्फ़ा हस्बैंड हूँ और मेरे रहते विंग को कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। जब तक मैं हूँ विंग सुरक्षित है और विंग डोंट वरी। अगर आज इस इंसान को मौत मिली है तो इस इंसान की करनी ही उस चीज़ का भुगतान भुगत रही है। इसने जो किया इसने वही पाया। इसने तुम्हारे सामने तुम्हारे पेरेंट्स को मारा था, इसलिए शायद अंकल वेन ने तुम्हारे सामने इसे मार डाला। देखा, मौत का बदला भयंकर मौत होती है। इन्हीं के ट्रस्ट के एक इंसान ने मार डाला है। विभूजियान जो है वो थोड़ा सैड होता है, लेकिन अभी भी पता नहीं क्यों उसे अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। उसे एक अच्छी वाइब नहीं आ रही थी। शायद जब से उसे वेन सेक्ट में आना था उसे कोई अच्छी फीलिंग आ ही नहीं रही थी। वेन रोहान ने अपने पूरे होटल के अंदर रूम बुक करवाए हुए थे और वो अपने गेस्ट को कहता है कि आप जाकर अपने रूम में जाइए और मैं इस मैसअप को क्लीन करवाता हूँ। वेन रोहान कहता है, इसकी लाश को ठिकाने लगाना होगा और अगर कोई केस बनता है तो मैं कह दूंगा कि पार्टी में ये यहाँ पर विवुजियान के पेरेंट्स को मार चुका था और विवुजियान को भी मारना चाहता था, इसलिए मेरे लोगों ने इसे मार डाला। डोंट वरी, आप लोगों पे कोई केस नहीं बनेगा। बेटा विवुजियान, तुम जाओ, अपना ध्यान रखो। लवांची, तुम इसे ले जाओ और इसका ख्याल रखो। वो सबको एक एक रूम असाइन मिल गए थे हर कपल के लिए। जियांग फेमिया, चंगछा, विवुजियान और जियांगयाली सबके रूम एक ही फ्लोर पे थे जहाँ पर वो सारे के सारे अपने स्पाउस के साथ रह रहे थे। यहाँ पर वेन चाओ, वेन शू और रोहान जो है वो अपने दोनों बेटों को कहता है, तुम लोग इसकी लाश अच्छे से ठिकाने लगा दो। वेन शू ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और वेन चाओ कहता है, फादर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। उसके फादर कहते हैं, क्या बात करनी है तुम्हें दिख नहीं रहा कितना बड़ा कांड हो गया है। तभी वेन चाओ कहता है, मुझे अभी के अभी आपसे कुछ बात करनी है, अंदर रूम में चलिए। जैसे ही यहाँ पर वेन रोहान इरिटेटेड आवाज़ में उसके साथ एक रूम में जाता है। वो रूम साउंड प्रूफ था और वेन चाओ वहाँ पर बात करते हुए कहता है कि फादर मुझे सच सच बताइएगा, क्या आप विंग के माता पिता के मर्डर में शामिल हैं? क्योंकि आप किसी भी कीमत पे वेंजुलियो को मरने नहीं देते और आपने अगर वेंजुलियो को अपने हाथों से मारा है तो मतलब दाल में कुछ काला है। उसका फादर कहता है, क्या उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, तुम अपने पिता पे शक कर रहे हो? तभी वेन चाओ हंसते हुए कहता है, फादर मैं आपको बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप पे मेरा तो 100% यकीन है कि आपने ही उसके पेरेंट्स को मारा है, लेकिन बस मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ। अगर आपने ऐसा किया है तो मुझे आपसे एक छोटा सा काम करवाना है। क्या आप विवुजियान के पति को भी मार सकते हैं? वेन रोहान की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो कहता है, क्या बकवास कर रहे हो तुम जानते हो वो कौन है? वो लैन चिरेन का नेफ्यू है। लैन चिरेन तुम समझते हो, वो एक गैंगस्टर गैंग से है, उसका पूरा खानदान गैंगस्टर का परिवार है। तभी हंसते हुए वेन चाओ कहता है, तो आप भी तो एक गैंगस्टर फैमिली को बिलोंग करते थे फादर, और हम तो इलीगली आज भी बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो कि गैंगस्टर वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वहाँ पर वेन रोहान कहता है, अपना मुंह बंद रखो। अगर जियांग फेमिया को ये चीज़ें पता चली तो वो कभी भी हमारे साथ कोई डील नहीं करेगा। तुम कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा दोगे हमारे बिजनेस को, और लवांगजी को नुकसान पहुंचाने की सोचना भी मत। अगर लैन फैमिली या लैन फैमिली के मेंबर में से किसी को भी कुछ हुआ ना तो वो चिरन। और तुम्हें क्या लगता है लवांगजी को मारना इतना आसान है? इसका गैंगस्टर वर्ल्ड में कितना बड़ा नाम था। तुम्हें क्या लगता है मैं कुछ नहीं जानता? और अपनी ये बेतुकी हरकतें करना बंद करो। लवांगजी पे तुम ही हमले करवा रहे हो ना।
ऐसा कभी मत करना। मुझे पता है लवांगची ने अपनी शादी में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी रखी थी और वो हर चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा चौकन्ना है। यहाँ भी तुम्हें क्या लग रहा है, वो सिर्फ 3 गाड़ियों में आए हैं? तुमने बाहर देखा है 20 गाड़ियों का काफिला उनकी रक्षा में खड़ा है। तुम्हें क्या लग रहा है लवांगची को मारना इतना आसान है? तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ? वेंचाओ, कभी ऐसी गलती सपने में भी मत करना, वरना हमारे पूरे ख़ानदान को ये वाइप आउट कर देंगे। तुम अभी जानते नहीं हो लैंस की ताकत का अंदाज़ा। यहाँ पर वेंचाओ मुंह बनाता है और कहता है अगर आप मेरा साथ नहीं देंगे तो मुझे मजबूरी में अपनी तरफ से अपने प्लान करने होंगे। वेन रोहान कहता है अगर तुमने ऐसा कुछ सोचा भी ना तो याद रखना मैं तुम्हें कुछ सालों के लिए अंडरग्राउंड करा दूंगा। उसके बाद तुम यहाँ पर कभी दिखोगे भी नहीं और तुम जानते हो मैं लोगों को कह दूंगा कि तुम काम से कहीं बाहर गए हो। अगर तुम्हें लवांगची को मारने से मुझे रोकना पड़ा तो मैं किसी भी जगह तक जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन याद रखना मेरे वैन सेक्ट पे कोई बात नहीं आनी चाहिए, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वेंचाओ कहता है फादर अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं जियांग फेमिया को बता दूंगा कि आपने ही उनके राइट हैंड वी चांगसे को मारा है। उसका फादर उसका कॉलर पकड़ के ज़ोरदार एक चांटा जड़ते हुए कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तुम अपने फादर को ब्लैकमेल कर रहे हो? वेंचाओ कहता है विंग के लिए मैं दुनिया के किसी भी इंसान को मार सकता हूँ, आपको भी। अगर बर्बाद करना पड़ा तो मैं अपने पूरे ख़ानदान को बर्बाद कर दूंगा, पर मुझे विंग मेरे लिए चाहिए। आप नहीं जानते जब से वो पेंटिंग बनाता था मैं उसे कितनी दूर से देखा करता था। मेरा एक ही डिज़ायर है उसके साथ रहना, वो मेरे साथ शादी करे, हमारे बच्चे हों, हमारी फैमिली हो। मैं उसे बहुत प्यार करना चाहता हूँ और मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ फादर। अगर वो मेरा नहीं है ना तो लवांगची का भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं आप? और अगर आपने मेरा साथ नहीं दिया तो याद रखिएगा मैं उसे बता दूँगा, फिर ये सारी दुनिया, ये वैन सेक्ट पूरा बर्बाद हो जाए, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। विंग मेरा है और मेरा होना चाहिए। यहाँ पर वेंचाओ में एक पागल सा ऑब्सेशन था विंग को पाने के लिए, और वेन रोहान को सिर्फ अपनी इलीगल कामों के लिए, अपनी अच्छी इमेज बनाकर दुनिया के सामने रखने के लिए वो जियांग फेमिया से हाथ मिलाकर घूमता था। देखते हैं गाइस क्या होगा, वेंचाओ की शर्त पूरी होगी या वेन रोहान की? क्या होगा इन बाप बेटे का असर, क्या होगा इन दोनों के बुरे कर्मों का नतीजा? देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहें और बहुत जल्दी ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। और उसके बाद मैं एक प्यारी सी स्टोरी, सिर्फ एक एपिसोड की स्टोरी होगी वो शेयर करूँगी। बहुत प्यारी स्टोरी है, सिर्फ वो 1 शॉट स्टोरी होगी वो शेयर करूँगी और उसके बाद मैं नई स्टोरी शुरू कर दूँगी गाइस। आई होप आपको आज का पार्ट अच्छा लगा हो। अच्छा लगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, और लाइव सेशन अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको फर्दर नोटिफिकेशन वहाँ की भी मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।